और फ्यूल ने नॉर्मली समझे तो जनरल मैनेजमेंट की परिभाषा दी कि किस तरह से हमें जनरल मैनेजमेंट को मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल आपको दिए हैं और सबसे मजे की बात है कि नॉर्मली दोनों इंजीनियर थे, ठीक, और इंजीनियर के बाद ये माइनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ इन्होंने वहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। देखो कोई भी चीज़ बनती है, कोई थॉट्स, कोई थिंक या कोई अच्छा चीज़ों को बनाता है या लिखता है तो वो सबसे पहले क्या फोकस करता है कि अपने सराउंडिंग, यानी कि जहाँ काम कर रहे होंगे अपने सराउंडिंग जिन जिन चीज़ों को या जिन जिन प्रॉब्लमों को उन्होंने देखा उसी को यहाँ पर अपन डिफाइन किए। तो पहला फ्यूल ने प्रिंसिपल क्या दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो एनसीईआरटी की खासियत क्या है कि बिजनेस में सबसे मोस्टली एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं सभी, चाहे कोई आप रेफरेंस में हो। इसमें की पॉइंट आपको ध्यान देना है। डिवीजन ऑफ वर्क में अपन क्या समझे कि वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। समझना इसका की पॉइंट क्या है, स्मॉल टास्क। मतलब कि फ्यूल कहते हैं कि जो भी काम है आपके पास, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका रन कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्मॉल टास्क में क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। जब आप उस काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, उसमें आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि वो पर्सन क्या हो जाएगा, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, जैसे आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान लो रेगुलर काम मैंने बात, जैसे मैं बिजनेस पढ़ाऊँ, आप अकाउंट्स पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाए, तो आप रेगुलर उसी सब्जेक्ट को जब पढ़ाने लगोगे तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बाद उसमें परफेक्ट हो जाओगे, उसका स्पेशल नॉलेज हो जाएगा तुम्हारे पास। अगर वही एक बंदा 5-6 काम करे, मतलब कॉमर्स भी वो पढ़ाने लगे, मैथ भी पढ़ाने लगे, बायो भी पढ़ाने लगे, तो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो पाए। बात समझ में आ रही? तो फ्यूल फिर क्या कहते हैं कि इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशेषज्ञता, मतलब किसी भी काम में वो विशेषज्ञ हो गए और इससे 2 चीज का बेनिफिट होगा। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो रेगुलर अगर मैं 10 सालों से अकाउंट पढ़ाऊंगा तो मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जहां अगर मैं किसी काम को पहले 10 मिनट में करता था 2 मिनट में कर लूंगा, 4 मिनट में कर लूंगा, ये चीज फ्यूल ने बताया। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड आपका क्या कहता है, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यहाँ पर मुझे क्या समझना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि फ्यूल का कहना है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, देखो अब इसका की पॉइंट क्या ध्यान देना है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि आप किसी को नॉर्मली क्या कर दिए, जैसे मैंने आपको हमारी कंपनी के मैनेजर हो और आप मैनेजर हो, मैंने आपको बोल दिया कि आप जो भी 20 वर्कर हैं इन वर्कर को आप कंट्रोल करो। ठीक, मैंने आपको बोल दिया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन आपको ये अथॉरिटी ही नहीं दी कि अगर ये कोई गलत काम करे, टाइम की पंक्चुअलिटी ना हो तो क्या करें, मतलब कि नॉर्मली आप इनको पनिश कर सके, इनकी सैलरी डिडक्ट कर सके, सारी चीजें, तो क्या कोई हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उसको साथ में क्या दे, अथॉरिटी दे। मतलब अगर आप किसी को दायित्व दे रहे हो, काम दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो, जिससे वो उस काम को क्या कर सकेगा, बेहतरीन तरीके से करवा पाएगा। ठीक, अब देखो क्या बोलता है तुम्हारा कि द 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर ऑफिशियली अथॉरिटी व्हिच इज द अथॉरिटी टू कमांड, पर्सनल अथॉरिटी, इंडिविजुअल। 2 अथॉरिटीज होती है, समझना बात को। एक ऑफिशियली लेवल पर होता है और एक होता है पर्सनली, इंडिविजुअल लेवल पर अथॉरिटी होती है। ऑफिशियली लेवल पर क्या है कि जैसे मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ठीक, तो अगर स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो स्कूल के पास अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल लेवल पर क्या अथॉरिटी आती है, यहाँ समझने की बात है। इंडिविजुअल लेवल पर कोई टास्क दे दिया गया है, हाँ, और उस चीज का मैं एचओडी हूँ, मैं हेड हूँ, तो पूरा जो सोर्स होगा या सब कुछ होगा, रिस्पॉन्स किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ये भी समझना है कि
अथॉरिटी टू कमांड एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एक ऑफिशियली अथॉरिटी होती है और एक इंडिविजुअल अथॉरिटी। अथॉरिटी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, समझना बात, अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, मतलब यहाँ ये ध्यान देना है कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी के बीच क्या बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी को इतनी अथॉरिटी दे दो कि जो भी मैनेजर वर्कर काम कर रहा है वो छोड़ छाड़ के भाग भाग है, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, पर इतना भी पोलाइटली नहीं हो जाना है, फ्लेक्सिबल नहीं हो जाना है कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए। तो एक बैलेंसिंग फिगर के साथ आपको चलना है। आ रही है बात समझ में? तो दो प्रिंसिपल आपका ये है, एक पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक। जैसे मान लो कि डिसिप्लिन है, ये सबके स्टडीज में इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में क्या कहता है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल, समझना बात, ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है, ठीक, और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उन दोनों को आपको क्या करना है, टोटली फॉलो करना है। मतलब कि डिसिप्लिन इज द obedience to organization rule and employment agreement which are necessary for the working the organization, यानी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल होता है। जैसे नॉर्मली आप समझोगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जॉब करने जाओ पंचिंग करनी है, फिर अगर आउट हो रहे हो तब पंचिंग करनी है, वहां पर अटेंडेंस लगाना है, पंक्चुअल टाइम पर पहुंचना है, ठीक। प्लांट्स में काम कर रहे हो तो हेलमेट लगाना है, जूता पहनना, सब है ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या है कि आप जहां काम कर रहे हो, जैसे कहीं भी काम कर रहे हो तो 1 ईयर के लिए आपके एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ठीक। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, पर एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ फंडास होते हैं, उस फंडास को आप फॉलो करोगे तो आप वहां जॉब करो, नहीं तो ना करो, है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो वो इनका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है कि भाई अगर आप हमारे स्कूल में टीचर हो तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कहीं कहीं तो बंधुओं मजदूर बना लेते हैं, ठीक। सेम कैटेगरी की कंपनी में भी साइन नहीं कर सकते, रहता है ना, जैसे जोमेटो में काम कर रहा है सिटी में नहीं कर सकता साइन। तो वो देखो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप किसी के मजदूर हो गए, लेकिन अगर आपने एक बार सिग्नेचर कर दिया है, सारे ऑर्गेनाइजेशन से मान लो मैं किसी स्कूल में पढ़ा हूँ, समझना बात, ठीक, टीचर, तो सारे डायरेक्टर एक दूसरे से ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि एक डायरेक्टर से नाराज हो नॉर्मली, इसलिए बहुत सारे डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि हम किसी दूसरे स्कूल के टीचर को अपने हैंड ऑफ ना करें। जैसे तुमने बोला कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बंदा नहीं, तो ये क्या है कि इनका अपना वो होता है, नहीं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो बिजनेस सभी लोग उसमें स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना। मान लो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम ज़्यादा खींचने लगे, हैं। जैसे अभी देखोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में अभी आरोप लगा था कुछ चैनल्स पर कि वो हमारे टीचर्स खरीद रहा है, वो बोल रहा था वो हमारे टीचर्स खरीद रहा है। क्यों बोल रहे थे वो लोग, उसके पीछे क्या रीजन था, वो लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे टीचर्स को खरीद रहे थे। तो एक एग्रीमेंट हमने बनाया और उसमें बॉन्ड रखना है कि भाई अगर आप 2 साल से पहले हमारे यहाँ टीचिंग छोड़ दो तो आपको 2 लाख भरना पड़ेगा, तो हम रुकेंगे, ये चीज। ब्लैंक चेक भी साइन कराते हैं। हाँ, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल है। आ रही बात समझ में? तो ये अपने रूल्स है, ठीक। अब क्या है 4th पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें की पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको, यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फ्लोर देयर शुड बी 1 हेड एंड ओनली 1 बॉस। इसका की पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू फ्लोर कहते हैं कि देयर शुड बी 1 एंड ओनली 1 बॉस। Every individual employee, if an employee gets order from 2 superiors, sometimes the principle of unity of command
मतलब देखो जैसे ये कहते हैं जैसे एक एम्प्लॉइज है, अब उस पर दो लोग उसको ऑर्डर देने लगेंगे तो बेहतर तरीके से काम करेगा क्या? नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि फलाने सर ये कह रहे हैं, फलाने सर ये कह रहे हैं। एक यहाँ विद्यालय किसी 4 पिलर है और चारों पिलर अगर अलग अलग बताने लगेंगे तो काम हो पाएगा? करेंगे नहीं हो पाएगा। तो जो सुपीरियर होता है वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो जो कमांड हमको मिलेगा वो बेहतरीन कमांड मिल पाएगा और हमारा वर्कर डिसिप्लिन में होकर काम कर पाएगा। अगर यही होगा कि हम तुम देखोगे कि अगर कमांड सही तरीके से तुमको नहीं मिल पा रहा है तो फिर काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? कमांड का क्या मतलब है? फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? इसमें की पॉइंट क्या लिखे थे यूनिटी ऑफ कमांड का? यूनिटी ऑफ कमांड का की पॉइंट है शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वन सबऑर्डिनेट वन। ठीक, ये इसका ये ध्यान रखना है इसमें कि यही सब केस स्टडीज में तुम्हारा पूछता है। जो केस स्टडीज आएंगे यही सबसे टॉपिक से क्वेश्चन उठे रखना। शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये क्या कहता है? वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर। All the units of an organization should be moving towards the objective through coordination, focused effort. Each group of activities having the same objective, one head and one plan. इसका क्या ध्यान देना है तुमको डायरेक्शन में? one head, one plan। मतलब कि जो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, सेम गोल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उसका वन हेड वन प्लान होना चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक। The ensure unity of action and coordination. For example, if a company is manufacturing motorcycle, whereas car, there should have two separate division for both. समझना बात को। एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक कार भी बना रहा है और क्या बना रहा है? मोटरसाइकिल। दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। ठीक। अब वहां पर क्या करना पड़ेगा अपन को? इनके बीच यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों बेहतरीन होना चाहिए। समझना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का है काम, लेकिन एक कार बना रही है, क्या बना रही है? बाइक बना रही है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर यही दोनों को हम कंबाइन ना करके इनका एक सेपरेट बना दे, वन हेड प्लान वन जो है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो जो काम होगा बेहतरीन तरीके से होगा। आधी बात समझ में क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? मतलब कि ये सीधे सीधे कहता है कि मोटरसाइकिल और कार की जो सेपरेट डिवीजन है उनका काम भी टोटली सेपरेट है। ठीक, उनका अपना कॉस्ट अकाउंट फाइनेंस सब डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग सबका अलग अलग हो। उनको जो सुपीरियर करने वाला हो, जो उनकी पॉलिसी मेकिंग करने वाला हो, वो भी अलग अलग। अब एक ही बंदा अगर सबको कंट्रोल करने लगेगा और सब पर कमांड करने लगेगा, सबको डायरेक्ट करने लगेगा तो इम्पॉसिबल है। भैया मैथ जो 20 सालों से पढ़ा रहा है वो कॉमर्स भी बताने लग जाए बेहतरीन तरीके से नहीं ना बता पाएगा, क्योंकि उस पर उसका कमांड नहीं। पर जब तक आपका कमांड उस चीज पर नहीं होगा तब आप तक उसको बेहतरीन तरीके से आप नहीं कर पाओगे। एक लास्ट जो है अपना 6 प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट of individual interest to general interest। अब देखो इसमें अपन को क्या समझना है, इसका की पॉइंट है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट। समझना, शुड टेक प्रायोरिटी over the interest of any one individual employee। ठीक, देखना, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। over the interest of any one individual employee। अब समझना, आप अपने लैंग्वेज में समझिए। ये कहता है कि हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का भला देखना है। किसका भला देखना है? ऑर्गेनाइजेशन का भला देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का भला। समझो बात, ये हाँ
ये प्रिंसिपल जो कहता है एस्योर कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के नुकसान से ऑर्गेनाइजेशन का भला होता है तो बेहतर है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान से एक व्यक्ति का भला हो तो वो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है प्रिंसिपल क्या कह रहा है? मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि इसमें टोटली आपको फोकस क्या करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वो बेहतरीन तरीके से रन करे, आप वहां पर मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाओ। आप सीधे सीधे एम्प्लॉइज को खुश करने के चक्कर में ना रहो, आपके पास जो ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉइज है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को आप इंपॉर्टेंस दोगे और बाकी को नेग्लेक्ट करते फिरोगे तो आपका काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक।